वेलकम टू माय चैनल स्नेहल राजपूत। कहानी बहरूपिया भाग 3। उसके पास भी एक चाबी रहती थी। उसने वो लिफाफा खोला जिसमें बहुत से कागजात वगैरह थे। फिर सबसे पहले एक चिट्ठी बरामद की और उसकी हैरानी का कोई ठिकाना न रहा। वो चिट्ठी उसके ससुर कर्नल सुनील बजाज की थी। अनुष्का को बेहद हैरानी हुई। अनिकेत के पिता यानी उसके ससुर जी की चिट्ठी। वो क्यों उसे चिट्ठी भेजने लगे? कभी कोई मतलब तो रखा नहीं उससे। इतने दिनों से अनिकेत लापता है और उन्होंने अनुष्का तो दूर अपने पोते की भी सुध नहीं ली। अनुष्का बहुत नापसंद करती थी उन्हें। फिर अचानक उनकी ये चिट्ठी। फिर वो उसे पढ़ने लगी। डियर अनुष्का, सबसे पहले तो मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हारे साथ हमेशा रूखा व्यवहार किया, पर यह जान लो कि इसकी वजह तुम नहीं थी। अनिकेत जा चुका है। मैं भी अब मौत के करीब हूँ। एक आखिरी बार तुम्हें और आयु को देखना चाहता हूँ। हो सके तो तुम उसे लेकर मेरे जनकपुर वाले फार्म हाउस पर आ जाओ। वैसे भी वो फार्म हाउस अब तुम्हारा है। मैंने वो तुम्हारे नाम कर दिया है और उसके पेपर्स भी भेज रहा हूँ। एक ज़रूरी पेपर्स। अनुष्का जल्दी जल्दी पूरा लिफाफा खोलने लगी। उसमें उसे एक रजिस्टर विल वसीयत मिली जिसके अनुसार वह अब रिटायर्ड कर्नल सुनील बजाज की सारी चल अचल संपत्तियों की अकेली वारिस थी। अनुष्का जैसे हाथ में वो वसीयत नहीं कोई बम थामे थी। वो मुँह फाड़े उसे देखती रही। फिर कुछ समय बाद उसे यकीन हुआ कि न तो ये कोई मजाक है और ना ही कोई सपना। वाकई वो पलक झपकते ही कई नई संपत्तियों की मालकिन बन चुकी थी। यस यस yippee! वो पेपर देखकर खुशी से उछल पड़ी। वो फिलहाल जैसे माली दुश्वारियों से गुजर रही थी, उसके लिए वो चिट्ठी एक वरदान बनकर आई थी। क्या हुआ मम्मा? पीछे से आते हुए आयु ने हैरानी से पूछा। अनुष्का प्यार से उस पर झुकी। आयु भी जब से पैदा हुआ था शायद पहली बार अपनी माँ को इतना खुश देख रहा था। हम कल जनकपुर जा रहे हैं, दादाजी के पास। वो अपनी आवाज़ में अपने ससुर के प्रति जितना आदर भर सकती थी ठूस के भर लिया। पर आप तो उन्हें खड़ूस बोलती थी न? आयु ने पूछा। आयु बैड मैनर्स हनी, दादाजी को खड़ूस नहीं बोलते, पाप लगेगा। चलो सॉरी बोलो। वो ऐसे बोली मानो दादाजी सामने ही खड़े सब सुन रहे हो। ठीक है, जब उनसे मिलूंगा तो बोल दूंगा, पर आप एक बात तो बताओ। हाँ बेटा। अब क्या वो सनकी बुढ़ा भी नहीं है? आप ही तो बोलती थी ना उन्हें। उफ, ये लड़का। जा सो जा, जाके चल भाग। अनुष्का कलपाती हुई बोली। आयु वहाँ से कंधे उचकाता चला गया। अपनी चोट भूलकर अनुष्का खुशी से वहीं झूमने लगी। अचानक इतना कुछ मिल जाने से वो इतनी खुश थी कि बस अब अपने ससुर की वसीयत ही बार बार पढ़ती रही और मुस्कुराती रही। पर भारी उत्साह के मारे उनकी चिट्ठी उसने आधी ही पढ़ी थी, जो कि आगे चलकर उसकी एक बहुत बड़ी गलती साबित होने वाली थी। अगले दिन अनुष्का सुबह से ही वहाँ जाने के लिए तैयारियां करने लगी। सारा दिन का सफ़र था। वो जगह गांव थी तो उसने अपने और आयु के ज़रूरत का सारा सामान रख लिया। वो खुश थी तो कुछ घबराहट भी महसूस कर रही थी। अनिकेत ने तो हमेशा उसे यही बताया था कि उसके पिता कितने सख्त थे, मगर अभी जो उन्होंने अनुष्का के लिए किया वो क्या था फिर? शायद उन्होंने अपना मन बदल लिया था। वो अनुष्का को अपने परिवार की सदस्य के तौर पर अपनाना चाह रहे थे। ऐसे में उसे अनिकेत की कमी बहुत खल रही थी। काश वो होता और ये सब देख पाता। खैर जो भी हो, आगे सब अच्छा होगा कि सोच के साथ वो जनकपुर के लिए चल दी। शाम हो चुकी थी। क्या ससुर जी, और कोई जगह नहीं मिली थी आपको घर बनाने को? अनुष्का अंधेरे में डूबे फार्म हाउस को देखती हुई हताशा से बोली। शाम के 7 बज रहे थे जब वो सुबह की निकली वहाँ पहुँची थी। वो गांव घने जंगलों से घिरा हुआ था। अनुष्का को वैसी जगह पर रहने की आदत थी
वरना कोई और होता तो शायद वापस भाग जाता। फिर उसे आसपास के लोगों से पता चला कि कर्नल साहब 3 दिन पहले ही गुजर गए थे और गांव वालों ने पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया था। शायद उनकी वो चिट्ठी अनुष्का को बड़ी देरी से मिली थी। कर्नल साहब वहाँ काफ़ी लोकप्रिय व्यक्ति थे जो स्थानीय गांव वालों की हर तरह से मदद करते थे। अनुष्का घर के अंदर आई। आयु भी हर तरफ देख रहा था। फिर उसे पुराने जमाने का स्विच दबाया। रोशनी हो गई। पूरे घर में धूल की मोटी परत बिछी हुई थी। किचन में बासी खाने के अवशेष और फुफुद के साथ मकड़ियों के जाले लगे थे। मृत्यु के पहले भी कर्नल सुनील बजाज काफ़ी दिनों से बीमार थे और इन सब पर उनका ध्यान नहीं था। वो पुराने जमाने का बना हुआ घर था जिसमें लकड़ियों का बहुत इस्तेमाल हुआ था और कमरों की ऊंचाई भी 15-16 फीट आराम से थी। अनुष्का भी सोच ही रही थी कि कहाँ से शुरू करें जब किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। अनुष्का ने दरवाज़ा खोला। अरे अनुष्का भौजी, आप आ गई। सामने दांत दिखाता एक ग्रामीण खड़ा था। उसके हाथ में एक बड़ा सा पतीला था। हाँ तुम, अनुष्का अनिश्चितता से बोली। अरे हम जियानवालाल हैं। वो ऐसे लहजे में बोला जैसे बस नाम ही काफ़ी है। हमारा एक छोटा सा पोल्ट्री फार्म है मुर्गियों का, वही लाए हैं। वो पतीले की तरफ इशारा करता हुआ बोला। क्या? अनुष्का सकपकाई सी बोली। बिरयानी बनवा दिए हैं गंगाराम की बिटवा से बोलकर। ओ शहर में होटल में कुकर है न, तो उसी से। तुम्हारा मतलब है कुक? हाँ वही। वो हंसता हुआ बोला। कर्नल साहब को बहुत पसंद थी हमारी मुर्गी, उनको भी और सईडो को भी। शेडो, अनुष्का ठीक करके बोली। उनका कुत्ता क्या गजब का था, मर गया बेचारा। चलिए अब हम जाते हैं। आप भोजन कर लीजिएगा और दरवाज़ा बंद कर लीजिएगा। नमस्कार। उसे गले लगाने की प्रबल इच्छा पर काबू करते हुए अनुष्का ने दरवाज़ा बंद किया। बिरयानी की लाजवाब खुशबू जो आ रही थी। कुछ देर बाद अनुष्का और आयु खाने की मेज पर बैठे थे। मम्मा, चिकन्स हम ह्यूमंस के लिए फूड है ना? आयु बोला। हाँ बेबी, अनुष्का एक लेग पीस चबाती हुई बेध्यानी से बोली। हम ह्यूमंस भी तो किसी का फूड हो सकते हैं। अनुष्का को खाते हुए जोर का ठसका लगा। फिर शुरू बेसिर पैर की। चिकन तो सबका फूड है। डॉग्स, किड्स और भी बहुत सी नॉन वेजिटेरियन ब्रीड है जो चिकन के लिए मॉन्स्टर हैं। वो एक्टिंग करती हुई बोली। मॉन्स्टर एक तुलनात्मक शब्द है मम्मा। कीड़े के लिए मेंढक मॉन्स्टर है, मेंढक के लिए सांप मॉन्स्टर है और सांप का मॉन्स्टर मोर हुआ। तो क्या इंसानों का भी कोई मॉन्स्टर? अनुष्का ने अपना लेग पीस नीचे रख दिया और हाथ जोड़ती हुई बोली। आचार्य रजनीश जी, आपका प्रवचन मैं बाद में सुन लूँगी। अभी हम पहले खाना खा लें। खाना तो अच्छे से हो गया। अनुष्का ने फिर 2 काम चलाऊ से बिस्तर लगा लिए और सोने की तैयारी करने लगे। अगले दिन उस घर को रहने लायक बनाने के लिए लगभग उससे जंग लड़नी थी। अनुष्का अपने बिस्तर पर लेटी हुई इस बारे में सोच रही थी। कितना अजीब सा दिन बीता था उसका आज। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके तकिए के नीचे कुछ है। उसने हाथ तकिए में ले जाकर टंटोला तो एक भारी सी पुस्तक उसके हाथ लगी। उसने शीर्षक पढ़ा जो कि था एनकाउंटर विद वुल्फ। वो कोई उपन्यास थी जिसके कवरेज पर जंगल के बीच खड़े हुए एक भेड़िए की तस्वीर थी और लेखक कोई करणवीर सिंह नाम से था। हम इसे कल स्टडी में रख दूंगी सोचकर उसने वो नोवेल वहीं साइड टेबल पर रख दिया और आराम से सो गई। अगले दिन अनुष्का साफ सफाई में भीड़ गई। घर थोड़ा उपेक्षित सा और देखरेख के अभाव में गंदा था। ये काफ़ी मेहनत भरा काम था। अनुष्का एक कुर्सी पर खड़ी किचन से जाले निकाल रही थी। तभी आयु भागता हुआ उसके पास आया। मम्मा, यहाँ बेसमेंट में भी मैंने देखी अभी सीढ़ियाँ, चलो न चलकर देखते हैं। अरे जल्दी चलो न, वह अनुष्का को खींचता हुआ बोला। हाँ हाँ चलते हैं, अरे रे आराम से। और अनुष्का झाड़ू वहीं फेंक कर उसके साथ चल दी। बेसमेंट बहुत बड़ा था। अनुष्का ने कुछ स्विच दबाए
तो वहाँ छत से बस एक मरियल सा बल्ब लटक रहा था। वहाँ ज़्यादातर तो खेती किसानी के ही औजार उपकरण वगैरह थे। कुछ बिजली के उपकरण, कुछ भारी सामान और कुछ तो सरासर भंगार ही भरा हुआ था। तभी अनुष्का में नाक सिकोड़ी और आयु ने भी अपनी नाक पर हाथ रखा। उफ, ये बदबू कैसी? मैंने कुछ नहीं किया। अरे मैं वो नहीं बोल रही हूँ। अनुष्का आगे बढ़कर सब देखने लगी। वहाँ भयंकर बदबू भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था यह बदबू तहखाने के और भी अंदर से आ रही हो। वो जैसे जैसे अंदर जा रहे थे उन्हें फर्श पर बहुत से मरे हुए छोटे जानवरों के अवशेष दिखते जा रहे थे। ये थोड़ा अजीब था। बंद तहखाने में इतने जानवर कहाँ से आए? अंत में वो दीवार के पास कई संदूकों पर रखे एक लकड़ी के पट्टियों के बने बक्से के पास आकर रुके। ऐसा लग रहा था वो बदबू ठीक यहीं इसी संदूक से उठ रही थी। अनुष्का ने बक्से का ढक्कन हटाया, फिर नाक दबाती हुई जल्दी से कई कदम पीछे हट गई। अंदर एक विशाल कुत्ते जैसे प्राणी का शव था, जो कि अभी भी गलता हुआ ही लग रहा था। बस हड्डियों पर खाल ही बची थी कहीं कहीं, पर उसका कंकाल बता रहा था कि वो आकार में काफ़ी बड़ा था। ये क्या? इसे यहाँ किसने बंद किया? आयु बोला। इसके गले पर बैंड है, ये कोई हाइब्रिड डॉग है, देखो। दोनों ने देखा, उस पट्टे पर शेडो लिखा था। अनुष्का को अचानक जियावन लाल की बात याद आ गई। अरे शेडो, ये शेडो की बॉडी है। ये क्या हरकत हुई? अगर वो मर गया था तो उसे ठीक से दफना देना चाहिए था। अनुष्का हैरानी से उस शव को घूरती हुई बोली। पर ये शेडो कौन है मम्मा? आयु ने पूछा। ये तुम्हारे दादाजी का डॉगी था। चलो अभी तो धूप बहुत है, हम शाम को इसे ढंग से गुड बाय करेंगे। बोलकर अनुष्का ने बक्से का ढक्कन बंद करना चाहा, जब ढक्कन की एक उभरी हुई कील उसके हाथ में चुभ गई। आउच! उसने जल्दी से हाथ हटाया। मम्मा ध्यान से, आयु बोला। क्या मुसीबत है? वो अपनी उंगली चूसती हुई बोली। चलो इस पागलखाने से बाहर। एक तो बदबू के मारे सर फटा जा रहा है। वो आयु का हाथ पकड़े ऊपर जाने वाली सीढ़ियां चढ़ने लगी। अनुष्का का ध्यान नहीं गया कि उसकी उंगली से टपकता खून सीधा नीचे पड़े मर्द जानवर के खुले मुंह में गिर गया था। कहानी जारी है। कहानी का अगला भाग नेक्स्ट वीडियो में।